हाय इंस्टा फैमिली। क्वेश्चंस मुझे इतने सारे आ रहे हैं, आई कैन नॉट आंसर ईच एंड एवरी थिंग, बट आई ट्राई टू। मैंने कैटेगराइज किए हैं डिफरेंट टॉपिक्स में सब्जेक्ट्स। क्वेश्चंस के आंसर जितना दे सकूँ उतना देने की कोशिश करूँगी। स्टे ग्लूड, बाय बाय। सबसे ज़्यादा मेरे पास जो सवाल आया है वो इरेगुलर मेंसेस का है। इरेगुलर मेंसेस बेसिकली एक बहुत ब्रॉड टर्म है गायनेकोलॉजिकल प्रैक्टिस में। या तो आपको पीरियड्स बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, या तो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में हो सकते हैं, या दोनों चीज़ें हो सकती हैं। और सबसे जो कॉमन फॉर्म इरेगुलर मेंसेस का होता है वो इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, नॉर्मल मेंसेस 21 to 35 डेज नॉर्मली माने जाते हैं। अगर आपको रेगुलरली पीरियड्स 21 डेज के बाद आते हैं या फिर रेगुलरली 35 डेज के बाद आते हैं, दैट इज़ कंसिडर्ड नॉर्मल। अगर कोई लेडी मुझे बोले कि मेरे 35 डेज के बाद पीरियड्स आते हैं और वो प्रोलॉन्ग्ड पीरियड्स हैं, तो वो नहीं माना जाता। हाँ, अगर 35 डेज के ऊपर आ रहे हैं तो वो प्रोलॉन्ग्ड पीरियड्स माना जाएगा, और अगर 21 डेज से पहले आते हैं तो वो शॉर्ट पीरियड्स माने जाएंगे। मतलब वो पैथोलॉजी होती है, वो कोई प्रॉब्लम है पेशेंट को। इसके रीजंस क्या है? या तो पेशेंट का हार्मोनल इम्बैलेंस है, या फिर पॉलिप है, या फाइब्रॉइड पॉलिप है, या फिर पेशेंट को जो यूट्रस का मुंह होता है जिसको हम सर्विक्स कहते हैं, उस पर इरोजन्स हैं। ये सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो सकती है। सबसे कॉमन हार्मोनल एडोलेसेंस में सबसे ज़्यादा कॉमन कॉज इरेगुलर पीरियड्स का बेसिकली होता है या तो एनोवुलेटरी साइकिल्स हैं, मतलब हर महीने उसकी ओव्यूलेशन ही नहीं हो रही है, विद द रिजल्ट ब्लीडिंग हो जाती है, या फिर उसको पीसीओडी करके प्रॉब्लम है, पीसीओएस जिसे कहते हैं, या फिर थायराइड की प्रॉब्लम आ रही है एडोलेसेंट पेशेंट को। तो ये सारे कारण होते हैं। इनके लिए हमें, मतलब अगर आपको ये सारी प्रॉब्लम्स लग रही हैं, देन यू नीड टू विजिट अ गायनेकोलॉजिस्ट, जो कि आपका फ्रॉम सीबीसी टू थायराइड लेवल्स, सारे जो आपके पैरामीटर्स हैं, जो मैंने आपको कॉजेज बताए, उनको बेसिकली वो चेकआउट करती रहेंगी थ्रू इन्वेस्टिगेशंस एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। You are a 25-year-old and you have diabetes. Yes, there is a genetic predisposition for your baby to have diabetes. If you have already got USG and thyroid report done, I'm pretty sure you're visiting a gynecologist. Do a follow-up, hormonal levels check होंगे, medically easily manage हो जाएगा, nothing to worry about. 35-year-old and pregnancy, of course your fertility goes down the road after you hit 30. It is difficult, but good medical support and good gynecological advice will take you through. ये क्वेश्चन भी मेरे सामने बहुत आया है, पेनफुल पीरियड्स या फिर डिस्मेनोरिया के बारे में, कि क्यों होता है, कैसे मैनेज करना है। ये दो टाइप्स का होता है बेसिकली। एक तो फिजियोलॉजिकल होता है कि खुद से हो रहा है, दूसरा होता है कि कोई कंडीशन है जिसकी वजह से हो रहा है। काफ़ी लोगों ने ये पूछा कि ये होता क्यों है, क्योंकि नेचुरली हमारी बॉडी में कुछ पदार्थ होते हैं जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन होती है बच्चादानी में, और हमें मेंसेस होते हैं। जिसमें ये ज़्यादा पदार्थ हो उनको ज़्यादा दर्द होती है। डिस्मेनोरिया में आपको कॉलिकी पेन होगी, ऐसे निचोड़ने वाली दर्द होगी, नौशिया, उल्टी उल्टी का मन करेगा, ब्लोटिंग होगी, स्वेल्ड अप एब्डोमेन लगेगा, थकान होगी। ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। मैनेजमेंट के लिए आप इबुप्रोफेन ले सकते हो, मेफेनामिक एसिड ले सकते हो। अगर बहुत ज़्यादा है तो आपकी डॉक्टर जो है वो आपको ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, जो बेसिकली निरोध का भी साधन होता है, वो भी आप ले सकते हो, जिसकी वजह से दर्द कम हो जाती है। और अगर आपको बहुत ज़्यादा दर्द होती है तो आप एक गायनेकोलॉजिस्ट को दिखा दीजिए, क्योंकि देखा गया है कि 2/3 एडोलेसेंस में जो दर्द होती है वो एंडोमेट्रियोसिस की वजह से होती है। जब हम लैप्रोस्कोपी करते हैं और अंदर देखते हैं तो एंडोमेट्रियोसिस के लिए आपको लीवोनॉर्जेस्ट्रॉल, जो कि एक हार्मोन होता है, उसका इम्प्लांट डाला जा सकता है, या GnRH एगोनिस्ट्स होते हैं, उनकी मेडिकेशन पे आपको रखा जा सकता है, या फिर DMPA करके ड्रग आता है, वो दिया जा सकता है। डिस्मेनोरिया को ट्रीट करना इज़ नॉट अ बिग चैलेंज दीज डेज। इफ़ यू गो टू अ गायनेकोलॉजिस्ट, शी विल गिव यू मेडिकेशन टू गेट ऑफ द पेन। कुछ देसी नुस्खे भी हैं जिसके बारे में स्टडीज़ हो रही हैं, और अभी प्रूव नहीं हुआ है कि देसी नुस्खे जो देखे गए हैं कि काफ़ी हेल्पफुल होते हैं डिस्मेनोरिया में। वो होता है हीट ट्रीटमेंट, हॉट वाटर बॉटल लेना और नीचे पेट पे लगाना, अदरक लेना, मेथी लेना, फिश ऑयल, विटामिन D का हाई डोज, ये सारे हेल्पफुल माने जाते हैं। एक्यूपंक्चर, योगा, दीज आर
Yes, normal delivery is possible after 35 बशर्ते आपकी low risk pregnancy है, कोई complication नहीं है that goes towards cesarean section. You have to discuss it with your gynecologist. First preference हमेशा normal delivery को ही दी जाती है. Is C-section better or normal delivery? Of course, normal delivery is better, but an obstetrician takes a decision of cesarean section only when there are complications. So, what are the complications? Why the patient is being taken up for cesarean? You have to discuss it with your obstetrician. Can I grow in height after 17? See, when you hit puberty, when you get your menses, there are very less chances of growth in your height. So be happy in what you got. Don't bother. If you're having irregular periods and you want to conceive, you need to see a gynecologist ASAP, because if there are any root cause problems, they will be treated and you'll conceive eventually. Not a big deal. Yes, switching to a menstrual cup is good. Economically budget friendly है, eco friendly है. If you maintain proper menstrual hygiene, empty it after every 6 to 8 hours, you are good to go. It's safe. Yes, please do. There is no connection between an ice cream and periods. एक खुशी देता है, एक दर्द देता है. Kidney stones or irregular menses are totally independent of each other. They don't have any relationship. Yes, it is okay to take painkillers in periods to control the pain. आजकल ये नया फैड आया है कि ज़्यादा मेडिकेशन नहीं लेनी है, पेन को बेयर करना है, लेकिन एक मॉडरेट अमाउंट ऑफ मेडिकेशन पेन को रिलीव करने के लिए बिल्कुल लिया जा सकता है. वाइट डिस्चार्ज के काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं. वाइट डिस्चार्ज नॉर्मल होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में. अगर तो आपको इचिंग है साथ में या फिर बर्निंग सेंसेशन है, इरिटेशन है, तब कोई प्रॉब्लम वाली बात है. अदरवाइज मिल्की वाइट डिस्चार्ज जिसमें कोई स्मेल नहीं है वो नॉर्मल है. Yes, you can go for a normal delivery after ectopic pregnancy, but then there are many gynecologists who take it as a precious pregnancy, which indeed it is, and they go for a cesarean section to optimize the chances of having a healthy baby. PCOS can be managed medically and you'll have regular periods. You can get pregnant. I'll do a separate video on it after some days probably. इस कंडीशन को हनीमून सिस्टाइटिस बोला जाता है. रिपीटेड सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह से जो ब्लैडर होता है, जहाँ पे हमारा यूरिन स्टोर्ड होता है, वो इन्फ्लेम और स्वेलअप हो जाता है. उसकी वजह से हमें यूरिन करते वक्त इरिटेशन होती है, बर्निंग सेंसेशन होती है, पेन होता है. और इसके ट्रीटमेंट के लिए बेसिकली आपको यूरिन का टेस्ट कराना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कौन सा ऑर्गेनिज्म ग्रो हो रहा है. उसके अगेंस्ट आपको एंटीबायोटिक खानी पड़ेगी, लेकिन उसके लिए आपको गायनोकोलॉजिस्ट को विजिट करना पड़ेगा. काफ़ी लोगों ने मुझसे थायराइड एबनॉर्मलिटीज़ इन प्रेगनेंसी एंड अदरवाइज पूछा हुआ है. अगर आपको पता है कि आपको कोई थायराइड एबनॉर्मलिटी है तो कंसीव करने से पहले आप अपने TSH लेवल्स फ्री T3 और फ्री T4 लेवल्स करवा लीजिए. अगर आप प्रेग्नेंट हैं या फिर आप प्रेग्नेंट होना चाहते हैं तो आपको अपने थायराइड लेवल्स नॉर्मल आने होंगे. हाइपोथायरॉयडिज्म में लीवोथायरॉक्सिन लेनी पड़ती है. अगर थायराइड लेवल्स नॉर्मल नहीं होते, मिसकैरेजेस के चांसेस, या बेबी ग्रोथ में अच्छा नहीं होता, या फिर ब्लीडिंग होती है प्रेगनेंसी में, येस यू कैन कंसीव. देयर इज़ नो प्रॉब्लम अगर आपका थायराइड लेवल्स ऑप्टिमाइज हो जाए और हार्मोनल इम्बैलेंस PCOS का ठीक हो जाए. मेडिकल मैनेजमेंट लेना पड़ेगा फॉर 3 or 4 months. यू विल कंसीव इवेंचुअली. देयर इज़ नो प्रॉब्लम. Most common manifestation of thyroid abnormality in pregnancy is hypothyroidism, and the complications are preterm birth, high BP, lactational problems, bleeding in pregnancy, miscarriages, growth restricted baby.